So children, in 11th standard आपने horizontal profit and loss account, horizontal balance sheet पढ़ा. Now I am teaching you vertical. Format नहीं आएगा तो sum क्या करोगे? Okay. So आज का focus है format learn करना. सबसे पहले एक बात बताओ कि किस शेड्यूल से, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल हम लोग बनाते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो ये आपको बात याद रखना पड़ेगा. एंड नाउ मैं फटाफट आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ. आप यू ट्राई टू लर्न एज आई एम राइटिंग. बिना सेल्स के या बिना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कोई बिजनेस नहीं हो सकता. So how the format looks is particulars, write it down. When you write it down, you tend to learn it fast. Particulars. Okay. Then there may be some note number because इतना सारा लिखते हैं हम तो एक पेज में नहीं आएगा. तो एक particular heading का जो डिटेल है ना वो नेक्स्ट पेज उस नोट में चला जाएगा. Then figures of the current reporting period, figures of the previous reporting period. तो figures में CY लिख रही हूँ current year and figures PY लिख रही हूँ previous year. ठीक है. Sometimes they swap it. Previous year पहले ले लेते हैं current year. तो वो आप attentiveness check कर रहा है examiner आपका. You have to see कि आप बराबर देखो कि करंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है और फिर अपना सम स्टार्ट करो. तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बता रही. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बिना सेल्स के पैसा कहां से कमाओगे. तो सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. This is nothing but your sales. अपने समझ के लिए उसको ब्रैकेट में सेल्स लिख दो. That is for your understanding only. ठीक है. जो भी कमाया वो यहाँ पर आ जाएगा फिगर सेल्स. सेकेंड इज कुछ और भी चीजें, मे बी आपने कुछ स्क्रैप बेचा है, मे बी कुछ रेंट रिसीव्ड है, कोई भी अदर इनकम है तो सेकेंड इज अदर इनकम. इसको हल्के में मत लेना. फॉर्मेट नहीं आएगा तो सम नहीं आएगा करने. बाद में फिर सम में स्ट्रगल होगा. फॉर्मेट आएगा इट विल बी वेरी फास्ट. देन द थर्ड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ, अदर इनकम हुआ, तो फिर दोनों को ऐड करेंगे. दैट इज 1 + 2. तो हमको मिलेगा टोटल रेवेन्यू. दैट इज ब्रैकेट में लिखो 1 + 2. तो ये हुआ आपका टोटल रेवेन्यू. तो फिगर्स हाँ बोलो. मिस ये फिगर CY PY क्यों लिखा है? प्रीवियस ईयर करंट ईयर. CY इज करंट ईयर जो अभी का साल चल रहा है. PY इज प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर. ठीक है. तो मिस ये मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं क्या मतलब इसमें? हाँ. अभी ये वाला फॉर्मेट कंपनीज यूज करते हैं. एंड जब कंपनीज ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो हमेशा लास्ट दो साल का कंपैरिजन करते हैं कि ये करंट ईयर है तो हमने पिछले साल कैसे किया था. तो 2 कॉलम साथ में बनते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस. हम हेडिंग डाल रहे हैं एक्सपेंसेस. ठीक है. तो एक्सपेंसेस में यदि आपका कुछ प्रोडक्शन का काम है तो आप सबसे पहले डालोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है. उसके बाद जो भी यदि आपने कुछ परचेज किया है लिख दो परचेज. आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये एक्सपेंस है. आपको पता ही है परचेज एक्सपेंस होता है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी लिख के दे सकता है वो. तो मतलब जो भी आप मान लो आप टी शर्ट खरीदते बेचते हो तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. टी शर्ट खरीदा बेचा
नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या होता है समझा रही हूं मैं, लिखो सिर्फ चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, सारा तो स्टॉक। फिफ्थ पॉइंट है, एक्सपेंसेस का सब पॉइंट है। ये फोर्थ के नीचे ही है, ये सब फोर्थ के नीचे ही आ रहा है एक्सपेंसेस में। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, एक बार लिख लो। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो, ओपनिंग स्टॉक यदि 100 शर्ट्स थे और क्लोजिंग स्टॉक 120 शर्ट्स थे, तो 20 से तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, तो दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस, तुम शर्ट बनाने का बिजनेस यदि कर रहे हो, तो आधा अधूरा बना हुआ शर्ट, दैट इज कॉलर नहीं लगाया, बटन नहीं लगाया, बाकी सब हो चुका है। तो ये जो भी चेंजेस इन इन्वेंट्री होती है ना, वो भी यहाँ पर आती है। वो भी तो इन्वेंट्री बढ़ी घटी, बढ़ने, यदि इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो ऐसे ही फ्री में नहीं आए, एक्सपेंस हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक लाने के लिए, परचेज किया और अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज, ये सब एक्सपेंसेस के नीचे ही है चिल्ड्रन। ठीक है, वो किसी भी नाम से दे सकता है ना, आपको हर नाम के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फ्री में आपके लिए कोई काम करेगा नहीं ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, मतलब उसको जो सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप एक अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, वो सब इसमें आ जाएगा। देन इज फाइनेंस कॉस्ट। इन सब वर्ड से फेमिलियर हो जाओ। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, यदि आपने लोन पे पैसा लिया है, तो आपको हर साल हर महीने इंटरेस्ट देना है। आपको कोई फ्री में पैसा नहीं दे रहा है बिजनेस करने के लिए, बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अपने बिजनेस को फाइनेंस करने का कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट। तो कहीं आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो किसके अंदर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। कहीं आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है तो वो किसमें आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे मुझे पूछना है, एनीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मेरी क्लास में रटना अलाउड नहीं है। हाँ, किसको याद है? डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होता है और अमोर्टाइजेशन उस पर, इंटैंजिबल्स पर। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताना। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम होते जाना। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू यूज, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होना। लेकिन टैंजिबल अमोर्टाइजेशन, मुझे चार इंटैंजिबल एसेट्स के नाम बताओ। गुडविल, गुडविल, एंड ट्रेड, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सलेंट। मेरी क्लास तो बहुत इंटेलिजेंट है। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, यदि इनकी वैल्यू कम हुई तो इट इज नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज अमोर्टाइजेशन। एग्जाम में 1 नंबर के लिए आ गया, तुमको आना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, देन कोई और भी एक्सपेंसेस है, किसी भी नाम से आए, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये वो जो भी नाम से आ सकते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो हमने लिखा, यहाँ पे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिख दो। बुक में नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो एक खर्चा होता ही है ना। ठीक है, फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस है तो I'm again saying I'm going slow because if you don't know the format, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सब फिगर सामने होते हुए सब निकल जाएगा आपके आगे से।
Then मिस ये कौन सा स्टेटमेंट है? this is a statement of profit and loss. लिख लो ऊपर, statement of profit and loss. ठीक है, अभी लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब ये सारों का आपने यहाँ पर टोटल कर दिया। अभी 11th तो स्टैंडर्ड फिर मिस ये कब बनाते हैं? जैसे कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 11th स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते ही थे ना साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है ना, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इट इज वर्टिकल। और क्या फर्क हो गया? सेल्स को ऐसे लिख दिया, अदर इनकम, पहले सारे इनकम लिख दिए, अब सारे एक्सपेंस लिख रहे हो, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो P&L जो 11th में बनाया था वही तो है, बट 12th में इट इज वर्टिकल, इट बिलोंग्स टू कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो। एंड देखो कुछ नया दिख रहा है कि करंट ईयर के भी फिगर दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के भी फिगर दिख रहे हैं, सो दैट इट इज इजी टू कंपेयर योरसेल्फ। हमारे कॉम्पिटिटर हम खुद ही हैं, हम पहले हम तो देख लें कि प्रीवियस ईयर मैंने क्या किया था और करंट ईयर में क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो मिस इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी इन्वॉल्व है? यदि यहाँ पर सेल्स आया है तो जब सेल्स आया है तो सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आता है, तो दोनों इन्वॉल्व हुआ ना। ठीक है। पर आपका क्वेश्चन अच्छा था, दिमाग तो लगाया आपने। चलो 5th, अभी देखो जनरली हम है ना कंपनीज है मतलब वो अच्छा करती तो हम टैक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखो, जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दैट इज ये जितना भी आपका टोटल रेवेन्यू है इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स पे नहीं किया, अभी तो गवर्नमेंट को देना बाकी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, एंड आप बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये जो 3 वाला जो था ना टोटल रेवेन्यू 3 माइनस ये जो 6 वाला था एक्सपेंसेस वाला, टोटल एक्सपेंसेस 6 वाला, आई मीन आई एम सो सॉरी, फोर्थ वाला 6 माइनस 4, तो ये आया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मिस लेकिन लॉस भी तो हो सकता है। हाँ लॉस, यदि हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यदि लॉस है ना, बाय चांस लॉस है, उसको ब्रैकेट में डाल, दैट इज इट इज नेगेटिव प्रॉफिट मींस इट इज लॉस। ओके ओके मिस। अभी 6th में डालो, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले गवर्नमेंट को टैक्स दो, आप तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, लेस टैक्स। अच्छा जनरली वो एग्जाम में आपको टैक्स का रेट देंगे, एट द रेट 50% या एट द रेट 30%। क्वेश्चन साइलेंट है, नीचे अजम्पशन लिख देना, टैक्स हैज बीन अस्यूम्ड एट द रेट 50%। और यदि यहाँ 10 रुपए मान लो या 10 रुपीज है तो 5 टैक्स कर देना, और नीचे जो 5 है जो बचा हुआ होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो 6 इज लेस टैक्स। जनरली क्वेश्चन में एट द रेट 50% दिया हुआ होता है या कभी कभी 30 भी। अभी आप वापस समझा सकते हो टैक्स वाला? ठीक है, आपका प्रॉफिट 10 आएगा, क्वेश्चन में गिवन है टैक्स एट द रेट 50%, टैक्स इज चार्ज एट द रेट 50%। तो यदि आपने 10 कमाया तो 5 तो गवर्नमेंट ही लेके जाएगी, तो आपके पास क्या बचा 5। तो इसलिए 7th में क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो 5th वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 5 माइनस टैक्स दैट इज 6। तो ये मैं वापस बताती हूँ, देखो मान लो आपके बिजनेस का एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। आपके बिजनेस की सेल्स थी 90, अदर इनकम थी 10, से इन लैक्स आई एम सेइंग। ठीक है, तो मेरा टोटल जो रेवेन्यू है वो 90 प्लस 10 हो गया 100। ठीक है, 100 में से मेरे ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना मैंने सब लेस किए,
तो उनका टोटल आया मेरे पास 40। तो 100 में से 40 लेस किया, आई मीन आई शुड राइट इट हियर, टोटल एक्सपेंसेस 40। मतलब ये सब जो बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, परचेज वगैरह सब डाल के 40 आए टोटल एक्सपेंस। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 100 मेरी टोटल रेवेन्यू है, उसमें से 40 मैंने सारे एक्सपेंसेस लेस किए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा, 100 माइनस 40 विच इज 60। अभी क्योंकि टैक्स 50% है, तो जो मेरा 60 जो कमाया हुआ है उसमें से 30 मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 माइनस 30, 30। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट? Yes. Once you understand children, you have to learn the format. मैं कोई रोजी पिक्चर नहीं बता रही हूँ, एक लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में। बस हम लोग को लास्ट कॉलम भी बनाना है। नो नो नो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपको यहीं तक ही बना। आई एम आस्किंग हर्षी एंड दिवित एंड कनिका, फॉर्मेट समझ में आ गया? हाँ जी। यस मिस। ओके, फटाफट कॉपी हो गया है, तो लेट्स मूव ऑन, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करते हैं। मिस वेट अ मिनट। ओके, आई एम वेटिंग। कॉपी हो गया बेटा, सिंस इट इज ऑनलाइन, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिंदास पूछो, मिस समझ नहीं आया है मैं वापस बताऊंगी, बट पूछना आपको पड़ेगा बिकॉज आई कांट सी योर फेसेस। ओके। आप ये भी मत सोचो कि है ना, अरे सबको आ गया मुझे नहीं आया, आपको नहीं आया ना, आप पूछो, ठीक है? चलो, कैन आई गो अहेड? Yes, miss. नाउ फटाफट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो, मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, आई नो फॉर श्योर ये चीजें एग्जाम में आती है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ। इन केस नहीं जम रहा है तो मुझे बोलना है, स्लो डाउन। सेम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर, करंट ईयर, फिगर, प्रीवियस ईयर। मिस जो हमने अभी पहले बनाया वो क्या था? वो प्रॉफिट एंड लॉस था बेटा, ये बैलेंस शीट है। ओके मिस। 11th स्टैंडर्ड का याद हो तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं ना, प्रॉफिट, याद है क्या? हाँ मिस। ओके, मिस तो हमारे बैलेंस शीट के दो मेन पार्ट होते हैं। मैं जो लिख रही हूँ तभी तभी तो तुमको लर्न भी होना चाहिए। द फर्स्ट पार्ट इज, चिल्ड्रन रिमेंबर, ये तो आना ही है। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब तुम्हारा शेयर कैपिटल, ठीक है? उसके अंदर क्या क्या आता है मैं बोलती हूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और जो तुम्हारा इसका सेकंड पार्ट होता है दैट इज एसेट्स। मिस इक्विटी मतलब कैपिटल क्या? हाँ, और इसके अंदर मैं डिटेलिंग में सिखाऊंगी, पहले आप समझो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखो, मैं थोड़ा सा तुमको 11th स्टैंडर्ड में लेके जाती हूँ। ये तुम्हारा बैलेंस शीट तुम ऐसे बनाते थे, राइट? बैलेंस शीट में यहाँ पर ये लायबिलिटी साइड होता था, यहाँ पर ये एसेट साइड होता था। तो लायबिलिटी में यहाँ पर तुम कैपिटल लिखते थे, यहाँ पर तुम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखते थे, यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिखते थे, ये टोटल करते थे। और एसेट्स
में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स लिखते थे और टोटल करते थे। तो कैन आई से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स? ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, मैं यही तो कर रही हूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी को मैं एक बार ये भी कैपिटल मानूं, कैपिटल एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू एसेट, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 का जो टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू पार्ट 2 का टोटल। सिंपल, जो पहले कर रहे थे वो ही करना है, फॉर्मेट चेंज है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज शुड बी इक्वल टू एसेट्स। तो फर्स्ट टू मेजर हेड समझ में आ गए और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोग को? हाँ जी। हाँ हाँ मिस। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारा फर्दर 4 बाइफर्केशन होगा। आप इधर उधर डालोगे नहीं, बिकॉज चिल्ड्रन फॉर 2-3 मार्क्स बेयर मिनिमम दे विल गिव यू 2-3 हेड एंड दे विल आस्क यू ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, किस में जाएगा। तो भी आप मिस्टेक करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, आप सीखो ना फास्ट। चलो, इसका फर्स्ट पार्ट, ये तो जगह कम है, आप अपना आराम से बड़ा बड़ा लिखना। फर्स्ट पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो, शेयर होल्डर्स फंड में भी बहुत कुछ होता है। कंपनी की कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, दैट इज ओनरशिप शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। ओके, तो यदि क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया है शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड का, आप इसमें, मैं एक बार अच्छे से लिखती हूँ, देन आई विल हैव टू इरेज दिस पार्ट, और मैं सिर्फ ये फर्स्ट ही रख पाऊंगी। आप लिखो शेयर होल्डर्स फंड में पार्ट ए शेयर कैपिटल। बेटा इस शेयर कैपिटल में क्वेश्चन में दिया इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ऐसा पर्स रखते हैं, ऐसा मानो एक ऐसा पर्स है जिसमें हम हमारे सारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स डालते हैं, दैट इज उस पर्स का नाम है, हर साल का प्रॉफिट जाके कहाँ गिरता है, उसमें गिरता है। उस पर्स का नाम क्या है? बी में लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, सेकंड है आप सिर्फ लिखो, जब मैं ये सम कराऊंगी तब मैं इसका मतलब बताऊंगी, लेकिन एक बार फॉर्मेट में ये यहाँ आता है, लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैं समझाती हूँ क्या होता है। यदि किसी कंपनी के शेयर्स एक आदमी अप्लाई करता है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है, तो जैसे कि मान लो किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा ना कि मुझे आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक फीस भी देता है कि मुझे ये है ना एप्लीकेशन फॉर्म का ये फीस है, ये मैंने लिया, मैंने अप्लाई किया आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए, ठीक है। तो अप्लाई करना अलग बात है और उसको शेयर्स दे देना अलग बात है। उसने अभी अप्लाई किया तो उसका पैसा मेरे एज अ कंपनी मेरे पास पड़ा है, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट है ना। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब मेरे पास जिन लोगों ने शेयर लगाया है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, दैट इज एप्लीकेशन लगाया है, उनका मनी मेरे पास पड़ा है, अभी तक मैंने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए। और इसको डिटेल में हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ ये भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ही आता है, ये बात ध्यान रखो। थर्ड इज, तो मिस ये शेयर का पैसा नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पैसा है। नहीं 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 अवंती वेट, सुनो, यदि 10 रुपए का एक शेयर है तो रूल क्या होता है ना बेटा कि है ना, यदि मुझे कंपनी के शेयर खरीदने हैं, मान लो 100 शेयर खरीदने हैं, तो कंपनी बोलती सारे पैसे मैं साथ में नहीं मंगाऊंगी,
₹2 एप्लीकेशन पे दे दो और से ₹8 अलॉटमेंट पे दे देना। तो यदि कंपनी मुझे ₹2 देगी ना, मतलब यदि कंपनी मुझे शेयर देगी तो ₹2 अभी मैंने दे दिए हैं जो कंपनी के पास पड़े हैं। अब जब भी अलॉटमेंट लगेगा मुझे उनको ₹8 और देने पड़ेंगे। दैट इज इट इज सम मनी which a shareholder, which a person has given to the company because he wants to become the shareholder of a company. तो एप्लीकेशन लगा चुका है, एप्लीकेशन लगाते वक्त ₹2 कंपनी को दे चुका है। अब कंपनी अलॉट करेगी तब ₹8 उसको और देने पड़ेंगे। तो दो ही बात हो सकती है, या तो कंपनी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी या तो कंपनी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लेगी। एप्लीकेशन मुझे एक डाउट है। एक मिनट मैं फिनिश करती हूँ। यदि उसने यदि कंपनी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो वो पैसा शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी कि चलो हमने आपको भी शेयर दे दिया। और यदि कंपनी ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो ये जो ₹2 उसके वो उसको वापस रिफंड कर देंगे। अच्छा, अपना डाउट पूछो। हम इसको एडवांस क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज बात तो ये है कि ये हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि ये क्या है ना। एडवांस कह सकती हूँ लेकिन एकदम 100% करेक्ट अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं है ये एडवांस। एडवांस तो तब होता है जब तुम पक्का मुझे प्रॉमिस करते तुम शेयर दोगे। तुमने कंपनी ने तो मुझे कुछ प्रॉमिस किया नहीं है, तो हाउ कैन आई से एडवांस? It is just I have put an application. Now it is the wish of the company. He will give me shares. The company will give me shares or not. So I can't say advance. And सिर्फ एडवांस से पता भी नहीं चलता है कि मैंने कंपनी को क्यों पैसा दिया है। शेयर खरीदने के लिए दिया है, एसर्ट के लिए दिया है, कोई है ना मुझे उससे सामान खरीदना इसलिए दिया है, किसका एडवांस है? तो इसलिए द बेटर वर्ड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके अवंती? ठीक है। हाँ, अभी ना थर्ड इज नॉन, ये तुम यहाँ लिखते थे ना मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसको लिखो नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा सुनो, फास्ट सुनो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कंपनी ने लिया है आउटसाइडर से, कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या इसको हम डिबेंचर्स, डिबेंचर भी बोले मतलब वो नॉन करंट लायबिलिटी, कंपनी ने लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी है। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मैं 11th स्टैंडर्ड से बोलती आ रही हूँ, एनी रिजर्व एनी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मुझे एक डाउट है। ओके बोलो। आप बस डिबेंचर्स एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? Okay. एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज हम बोलते हैं, देखो एज अ कंपनी मुझे तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ना। देयर आर टू वेज in which I can get money. I can finance myself. One is तो मैं शेयर इशू कर दूं, ठीक है, तो जो शेयर खरीदेगा, हमने पढ़ा है कि शेयर इज ओनरशिप कैपिटल, तो वो ओनरशिप में हिस्सा मिलेगा उसको। वन इज मैं शेयर नहीं इशू करके, वन इज मैं लोन ले लूं। तो लोन लेते हैं तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट देते हैं शेयर होल्डर को दैट ये डिबेंचर के आगे लिखा होता है 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, मतलब दैट मीन्स दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which the company will have to pay to a person who has bought this debentures, because वो कंपनी को मान लो एक डिबेंचर 1000 रुपीज का है, तो किसी ने यदि एक डिबेंचर कंपनी का खरीदा है दैट मीन्स वो कंपनी को 1000 का लोन दे रहा है, और कंपनी उसको क्योंकि 9% डिबेंचर है तो कंपनी उसको 9% से इंटरेस्ट देगी। बात समझ में आई अवंती? हाँ हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट इज ये हो गया हमारा। उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में तुम लोग को सबको पता है, करंट लायबिलिटीज में 2-4 नाम तो बोलो, मुझे भी देखे याद करें कि क्या क्या है करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शाबाश शाबाश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शाबाश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
कोई ना अपना क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी तो वो भी आएगा। मिस एडवांस पेबल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वेरी गुड, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाया है कि अभी पैसा ही देना है तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपको याद होना मिस चाहिए। अक्रूड एक्सपेंसेस भी आएगा ना? हाँ, अक्रूड एक्सपेंसेस दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आएगा। ये लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा ना? लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म डेट आएगा बिकॉज इट इज करंट लायबिलिटीज, नो, तो शॉर्ट टर्म आएगा। यहाँ पर मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आई विल तो जस्ट से बिल्स पेबल, आइडेंटिफाई करो कहाँ आएगा, विच हेड। यदि आपने ये नहीं किया, इतना आप पास पेपर खोल के देखो, हमेशा ये आइडेंटिफाई करने को आता है कहाँ क्या चीज आ रही है, तो आप उसमें डोंट मेस विद इट। कोई एक तो सामने ही बैठेगा लॉन्ग वाला और एक शॉर्ट वाला, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जाएंगे तो अलग। तो हम तो इतने बेवकूफ नहीं है कि दो दो बार मार्क्स गवाएंगे, हम ये अच्छे से फॉर्मेट लर्न करेंगे। So I repeat, creditors, bills payable, trade payable, income received in advance, short-term provisions, outstanding expenses, short-term borrowings, सब current liabilities में आता है। Now moving on to assets. इसके बस 2 मिनट सर लिखने के लिए दे देना। the meeting is 4 minutes अवंती, तो मैं फास्ट आपको लिखने के लिए टाइम दूंगी, आप समझ लो अभी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो इसका आएगा वो होगा करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स को मैंने बोला नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को करंट एसेट्स ही बोला। फिक्स्ड एसेट्स में भी दो पार्ट होंगे, मतलब फिक्स्ड में भी टैंजिबल भी होता है, तो दैट इज टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल। ठीक है, तो ये तो हम 11 में कर चुके हैं कि नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स में ये सब आता है। देन देयर इज इनटैंजिबल एसेट्स। As Avanti said, for intangible assets, goodwill, patent, trademark, and copyright. इन पे लगता है डेप्रिसिएशन, इन पे लगता है अमोर्टाइजेशन। देन कोई एसेट हम खुद से बना रहे हो तो या तो भी हो सकता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हमने खुद ने जमीन खरीदी है, 10 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, 2 फ्लोर ही बने अभी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में समझा। देखो मैंने खुद ने जमीन खरीदी और मेरे को 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, अभी तक बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 2 माले ही चढ़े, तो इट इज, मैं जब पूरी बनेगी तब वो बिल्डिंग में ऐड करूंगी ना लैंड एंड बिल्डिंग में, तो अभी तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। दैट इज 2 माले बनाए, 8 माला बनाना बाकी है, बट अल्टीमेटली वो नॉन करंट एसेट ही आएगा ना। तो एनी एसेट विच इज अंडर डेवलपमेंट, फॉर दैट मैटर कोई है ना कॉपीराइट आप बना रहे हो, दैट इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। नहीं, अभी अभी ये भी हो सकता है कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, तो लॉन्ग टर्म लोन गिवन भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो योर एसेट। अभी करंट एसेट्स में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल,
डेटर्स, हम लोग करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट भूल गए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो है था करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या कैश इन कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म Prepaid and लोन हमने किसी को दिए हैं तो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने किसी को दिए हैं तो, इस प्रीपेड वाले भी आ सकते हैं ना? हाँ यस, यदि मैंने कोई एक्सपेंसेस प्री पे किए हैं तो वो मेरा करंट एसेट्स ही होएगा, एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेट कर रहे हैं, अभी देखेंगे कौन सा हेड कहाँ जाता है, तुमको कितना रजिस्टर हुआ है, आराम से लिखो।